नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश वर्मा पाथ आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम परिचर्चा करेंगे समसामयिक घटनाएं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी। और ये बेसिकली क्लास आपकी जो कि हमारी 10 नवंबर के बाद से छूटी हुई है, तो 10 नवंबर से 30 नवंबर यानी इस महीने के एंड तक का पूरा ये एनालिसिस होगा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो जैसा कि हम लोग प्रत्येक क्लास में करते हैं, जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ते हैं और उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनको देखते हैं, तो फटाफट चलिए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। राइट, तो पहले जानते हैं विगत कक्षा में हमने पढ़ा क्या क्या था। तो भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना के बारे में हम लोगों ने परिचर्चाएं की थी, और ये प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश जहां ये बन रहा है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना थी, जहाज रानी मंत्रालय का जो नाम है परिवर्तित कर दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। फिर इसरो ने अपने 10 उपग्रहों के साथ सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी वृहद परिचर्चाएं की थी। दैट आफ्टर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना था। और छत्तीसगढ़ की तरफ आए तो सामुदायिक सौर सिंचाई योजना, इनके बारे में हम लोगों ने परिचर्चाएं की। फिर जंगल सफारी में जो बाड़ों की संख्या है वो बढ़ाई गई है, जहाँ पे वन्य जीवों को रखा जाता है। तो अब टोटल 18 बाड़े हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि व्यापम पीएससी जो है कभी कभी तथ्यात्मक वाले ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। फिर एनजीटी का जो फटाका, जो दिवाली के परिप्रेक्ष्य में ये सब था, फटाका और पैरोली जलाने पे मनाही और दंड का जो प्रावधान है वो राज्य में भी लागू हुआ था, उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। फिर मारवाही उपचुनाव हो चुके हैं, उनके मतगणना का समय था उस समय, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। और ये इम्पॉर्टेंट नंद कुमार पटेल जी की जयंती मनाई गई है 8 नवंबर को। तो जो राज्य स्पेसिफिक अभी व्यक्ति हैं, पुराने व्यक्ति, उनकी जयंतियां जो नई मनाई जा रही है सरकार द्वारा, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। राइट, चलिए प्रश्नों की तरफ चल पड़ते हैं। जो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था उसके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये आपके पास ऑप्शन था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश है, राइट आंसर यही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहाज रानी या शिपिंग मंत्रालय के रूप में जिसको जाना जाता था, उसका नाम बदलकर अब कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज। तो ये नाम किया है, ये इसकी घोषणा कब की थी ये प्रश्न पूछ रहा है। तो तिथि आपको पता है 8 नवंबर 2020, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ अपने 91 मतलब 51th मिशन PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो कितने उपग्रहों के साथ? तो टोटल 10 है, जिसमें से एक भारत का था और बाकी जो है अन्य राष्ट्रों के 9 उपग्रह थे। इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। राइट, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? तिथि पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर है 9 नवंबर, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इंटरनेशनल डे है, इसको मनाया जाता है 8 नवंबर को, इसका सही उत्तर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये है स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से। सौर सुजला योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया था? ये न्यूज़ में हाईलाइटेड था सौर सुजला योजना, उसके तहत कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति की भी गई है, लेकिन इसको शुरू कब किया गया था? तो ये कभी कभी प्रश्न इस टाइप के बनते हैं। तो ये नवंबर 2016 से चल रहा हुआ प्रोग्राम है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये शुरू यहाँ से हुआ है और अभी भी उस पर काम चल रहे हैं। राइट, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। नवा रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी में कितने एकड़ पर खंडवा जलाशय स्थापित है? ये मैंने हम लोगों ने परिचर्चाएं की थी कि खंडवा ग्राम में ही ये जंगल सफारी बना है और उसी के नाम से उसके सेंटर में जो जलाशय बना है उसका नाम रखा गया। तो ये कितने एकड़ पे बना है? तो लगभग 130 एकड़ का जलाशय है, सेंटर में बहुत बड़ा जलाशय है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा फैक्ट वाइज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण या एनजीटी के रूप में जिसे जानते हैं के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में 5 एकड़ से अधिक फसल अवशेष या जिसको पैराली कहते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में पैरा कहते हैं के अवशेष जलाने पर कितने रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया। तो 5 एकड़ से अधिक की अगर पैराली जलाई जाएगी तो लगभग 15,000 रुपए उसके ऊपर फाइन किया जा सकता है। इसके अलग अलग सेगमेंट थे, 1 एकड़ वालों के लिए कितना, तो वो सब आपको ध्यान में रखना होगा फैक्ट की तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये है 3 नवंबर को मारवाही उपचुनाव में लगभग कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतलब क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जिस दिन मतदान हुआ है तो परसेंटाइल कितना है वहाँ वोटिंग का परसेंट, तो ये है 78%। ये सही उत्तर है ऑप्शन सी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यह है इस राज्य में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी की जयंती कब मनाई गई है। तो अब ये मनाई जाएगी लगातार, तो इसको ध्यान में रखना है। 8 नवंबर उनकी जन्म जयंती मनाई गई है। स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी, ये आपको पता होगा झीरम घाटी जो घटना हुई थी उनमें ये शहीद हुए थे, राइट। चलिए, तो ये थे पिछली क्लास के जो सेक्शंस थे, तो हम लोगों ने देख लिए। चूंकि ये 10 नवंबर से 30 नवंबर तक की सारी सूचनाएं हैं, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे 2 पार्ट में पढ़ने का। तो इंटरनेशनल और नेशनल जो सिनारियो है उनको हम लोग एक वीडियो में बनाएंगे और दूसरे वाले वीडियो पे छत्तीसगढ़ के संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे, राइट। तो चलिए, भारतीय संदर्भ में हमारे पास क्या क्या सूचना है देखते हैं। तो पहला जो न्यूज़ है ये है भारत के परम सिद्धि, ये सिद्धि है ड्यू टू फॉन्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, वो परम सिद्धि को विश्व के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के रूप में मिला है 63वां स्थान। तो ये रैंकिंग जो है 500 सुपर कंप्यूटर जो दुनिया भर के होते हैं उनमें से ये रैंकिंग मिली है। इसके बारे में परम सिद्धि के बारे में हम लोगों ने पिछले किसी क्लास में पूरी डिटेलिंग की थी और ये रैंकिंग 2 बार जारी होता है साल में, तो ये दूसरी रैंकिंग है। और इस बार जो परम सिद्धि हमारा सीडेक द्वारा जो बनाया गया था इनको मिला है 63वां स्थान, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्लेस भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार जो सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है दुनिया के 500 शक्तिशाली कंप्यूटरों में 63वें रैंक पे है, 63वां स्थान उसको मिला है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सीडेक द्वारा ये जो प्रोजेक्ट था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन उसके तहत ये बनाया गया है, तो ये भी आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। साथ ही जो 2 बार ये रैंकिंग होती है सुपर कंप्यूटरों की दुनिया भर में, क्योंकि लगातार सुपर कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, तो ये एक होता है जून में, एक जून में आता है और दूसरी रिपोर्ट जो बनती है वो नवंबर में। सभी 500 जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी रैंकिंग की जाती है, तो जून वाले के बाद ये नवंबर मतलब इस साल का ये फाइनल है, उसमें इसका ये पोजीशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये है मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन किया। गौ कैबिनेट मतलब जो विशेषकर मंत्री होंगे इस कैबिनेट में वो इसी गौ संरक्षण और गायों के देख रेख या उनके परिवर्धन के कार्य के लिए डेडिकेटेड होंगे। तो इस तरीके से गौ कैबिनेट गठन करने वाला ये अपने तरीके का पहला राज्य हो गया मध्य प्रदेश। और साथ ही गौ अभ्यारण्य, भारत का पहला गौ अभ्यारण्य भी मध्य प्रदेश में है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। देख लेते हैं इसमें और क्या है हमारे पास सूचनाएं। तो इस मंत्रिमंडल में किनको किनको शामिल किया है। शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको इनका नाम भी ध्यान में रखना है। और इस मंत्रिमंडल में पशुपालन, वन, पंचायत, ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग शामिल है। तो जितने भी ग्रामीण अंचल और गौ से संबंधित हो सकते हैं उन सभी डिपार्टमेंट के एक संयुक्त उन्होंने गौ कैबिनेट बना दिया, ताकि कार्य योजना बनाने में भी आसानी हो और उनको क्रियान्वयन में भी आसानी हो, राइट। और ये जो मंत्रिमंडल है इसकी पहली बैठक जो है गो अष्टमी जो होता है, गोपाल अष्टमी, वो 22 नवंबर को होगी। तो पहला मीटिंग उसी दिन होगा और उसी के बाद ये अपना काम जारी करेंगे। और ये आपको ध्यान में रखना है, जो पहला गौ अभ्यारण्य है भारत का, ये अगर एक नाम है ग्राम का और ये मालवा जिले में पड़ता है मध्य प्रदेश के, तो यहाँ पे ये कामधेनु गौ अभ्यारण्य यहाँ पे होगा ये मीटिंग। और यही ये जो है
भारत का पहला गौ अभ्यारण्य है। अभ्यारण्यों के बारे में आप जानते हैं, अलग अलग जीव जंतुओं के लिए होते हैं, कुछ डेडिकेटेड होते हैं, जैसे बाघ अभ्यारण्य तो वो बाघों के लिए होते हैं, वैसे ही ये गायों का अभ्यारण्य है। यहाँ पे विशेषकर गायों को ही रखा गया है, उनकी ही देख रेख के लिए ये अभ्यारण्य डेडिकेटेड है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये है भारत में किया जाएगा एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, जो निर्माण के उद्योग होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, और ये बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। और एशिया का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से सक्षम ये ऐसा कपड़ा उद्योग होगा, तो इसके बारे में जान लेते हैं। और क्या है, तो महाराष्ट्र के ये 30 एकड़ भूमि में, लगभग 30 एकड़ भूमि में ये बनाया जा रहा है, और उनकी एक महिलाओं का समूह है, उनके द्वारा ये संचालित किया जाएगा। तो जय भवानी उस सहकारी कपड़ा मिल का नाम है, सहकारी संस्था है। कपड़ा मिल एशिया का पहला ऐसा मिल हो गया है जो कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा सक्षम होगा। तो ये उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना में अभी लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत लगी है, ये ध्यान में रखना है। तो पहला कहाँ पे है ये ध्यान में रखना। इसमें सूती कपड़ों का प्रसंस्करण, ये सब सारी चीज़ें इस उद्योग में शामिल होंगी। और ये कहाँ पे बना है तो ये ध्यान में रखना, परभनी जिला, जैसे हमारे यहाँ जिले होते हैं वैसा ही परभनी एक जिला है महाराष्ट्र का, यहाँ पे ये बनाया गया है। तो बनाया, इसको ध्यान में रखना है आपको, जिला भी और स्टेट भी, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपने न्यूज़ की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश का कीठम झील, ये आपको ध्यान में रखना है। और महाराष्ट्र का लोनार झील, ये तो काफ़ी फेमस है, इसके बारे में आप जानते हैं। इन दोनों को ही रामसर साइट में सम्मिलित कर लिया गया है। रामसर के साइट के बारे में हम लोगों ने पिछले किसी और क्लास में भी डिटेलिंग की थी। ये ईरान का एक शहर है, और यहीं पे वेटलैंड कहने का मतलब हिंदी में आर्द्र भूमि होता है। तो वहाँ जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनको संरक्षित करने के लिए रामसर में, ईरान में ये सम्मेलन हुआ था। और उसके बाद से ही इन रामसर साइटों की स्थल सूची जारी होने की जो प्रथा चल रही है। एक बार जब वो रामसर साइट में शामिल होता है तो वहाँ की पारिस्थितिक तंत्र को छेड़छाड़ नहीं किया जाता, वहाँ सुरक्षा दी जाती है। तो इसी तर्ज पे ये दोनों झील जो अभी रिसेंटली जुड़े हैं, तो इन दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है, किस स्टेट से संबंधित है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो जो उत्तर प्रदेश का कीठम झील है, ये हम जान लेते हैं, ये आगरा के पास ही है। इसको सुर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, और बेसिकली ये पक्षी अभ्यारण्य के रूप में ज़्यादा प्रचलित है, मतलब यहाँ पे पक्षियाँ ज़्यादा आती है, तो ये उसी के संरक्षण के लिए बनाया जा रहा है। तो इसको भी ध्यान में रखना कि यहाँ पे खास क्या है, तो पक्षियों के लिए ये विशेषकर बनाया गया है वेटलैंड को, है ना। उसके बाद महाराष्ट्र की जब बात करते हैं लोनार झील की, तो ये बुलढाना जिला यहाँ पे अवस्थित है। और यहाँ पे भी वन्य जीव और इसके जो पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विरले हैं, बाकी जगह नहीं मिलते हैं, तो इसको भी संरक्षित करना आवश्यक हो गया है। तो इन दोनों ही झीलों के नाम और इनके स्टेट आपको याद रखने हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस न्यूज़ में, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये है राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, तो ये भी आपके ध्यान में रखने योग्य चीज़ है। और ये जो स्टैचू ऑफ पीस है ये बनाया गया है श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, उनके जो कि मतलब जैन धर्म के अवलंबी हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, तो उन्हीं के प्रतिमा को ये स्टैचू ऑफ पीस कहा गया है, शांति की प्रतिमा। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये कहाँ बना है और कितनी हाइट है, क्योंकि शांति का ये प्रतीक के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये राजस्थान में इसका अनावरण किया गया है, जो कि पाली में जैतापुरा, है ना। तो ये किनका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की मूर्ति है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 151 इंच या फीट के बारे में बात करें तो लगभग 12.6 फीट की ऊंची प्रतिमा है, जो कि शांति के प्रतिमा के रूप में अनावरित की गई है। और इसकी खासियत है ये अष्ट धातु से बनी हुई है, 8 धातुओं को मिलाकर बनाई गई है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार अष्ट धातु का
जो मान्यता है वो अच्छी होती है, शुभ माना जाता है। तो ये 8 धातुओं से बना है और बेसिकली जो इसमें ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है वो तांबा की मात्रा ज़्यादा है। तो आपको ये इसके फैक्ट भी ध्यान में रखने होंगे, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये है फीफा की रैंकिंग में भारत, ये खेल से रिलेटेड न्यूज़ है। तो भारत का जो पोजीशन है वो 104 हो गया है। पिछले साल तक 108 था, अब इस बार 4 पायदान वो आगे बढ़ा है फुटबॉल में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फीफा फुटबॉल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, फुटबॉल जहां होता है उन सभी कंट्रियों को वो वॉच करता है और उनके खेल के आधार पे ये रैंकिंग जारी करता है। तो इंडियन नेशनल जो टीम है हमारी, अब वो 104 नंबर पे है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये रिसेंटली न्यूज़ है और चूंकि अपलिफ्टिंग हुआ है, रैंक हमारा बढ़ के आया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। अगर अक्टूबर 2020 की स्थिति में देखें तो भारतीय टीम 108वें स्थान पे थी, अब अभी जो है वो नए रैंकिंग में अब आगे आ गया है। तो 100 लगभग 5 स्थान इन्होंने अपने आप को अपलिफ्ट किया है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस न्यूज़ में देखें तो टॉप पे कौन है, तो बेल्जियम टॉप पे है, ये पहले भी रहता है, तो ये टॉप पे बना हुआ है। इसके बाद जो टॉप 10 है उनके नाम है, इसको हालांकि आपको ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन पहला का जरूर ध्यान में रखना है, बेल्जियम टॉप पे है। उसके बाद फिर फ्रांस, ब्राज़ील, फिर इंग्लैंड क्रमशः है ये दूसरे पोजीशन, तीसरे पोजीशन, फिर पुर्तगाल, फिर स्पेन, उसके बाद अर्जेंटीना 7वें पे, फिर उरुग्वे 8वें पे, फिर मैक्सिको और इटली। ये टॉप 10 है जो फीफा के रैंकिंग पे हैं, यही जो है फुटबॉल अच्छे से खेलते भी हैं, राइट। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये है मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू, मलयालम फिल्म है ये, उसको मिला है मतलब ऑस्कर में नॉमिनेशन हुआ है, आधिकारिक रूप से उसकी एंट्री हुई है। इसी फिल्म के साथ साथ भारत की एक फिल्म थी गली बॉय, वो भी इस दौड़ में थी, लेकिन इसको मिला है ऑफिशियल एंट्री। अब ये प्रदर्शित होगी ऑस्कर में और अगर हो सकता है अगर इनकी स्क्रिप्ट अच्छी हो, कुछ चीज़ें अच्छी हो, तो ऑस्कर भी मिल सकता है, कोई एक अवार्ड हमको। तो इसको देखेंगे। जल्लीकट्टू बेसिकली दक्षिण में बैलों से संबंधित एक गेम है। सांड को आगे पीछे जो है लोग बाग दौड़ते हैं और काफ़ी ये खतरनाक होता है। तो इसके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन लगाया था और उसी सब पे आधारित मूवी है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखना है आपको। अगर आने वाले समय में इसको ऑस्कर का कोई भी एक अवार्ड मिलता है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको निर्देशित किसने किया है, तो लीजो जोस पोल्सेरी, इन्होंने इसको निर्देशित किया है। मलयालम में बनी फिल्म है, लैंग्वेज भी आपको ध्यान में रखना है, मलयालम में बनी फिल्म है। और ये जो अभी 93 नंबर का जो एकेडमी अवार्ड है ऑस्कर की, उसमें ये भारत की तरफ से सम्मिलित की गई है। और इस तरीके से तीसरी मलयालम फिल्म बन जाती है, मतलब इससे पहले भी नॉमिनेशन हुए, भले अवार्ड नहीं मिले हों, लेकिन ये तीसरी फिल्म है जो कि यहाँ पे गई है। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। जल्लीकट्टू भी आपको ध्यान में रखना है, ये किससे संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये है अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब कर दिया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, है ना। और यूपी सरकार में जब से योगी आदित्यनाथ हैं, बहुत से जगहों का नाम परिवर्तित किया गया है। तो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान में रखनी भी पड़ेंगी। तो ये भी एक अपने तरीके का मिसाल है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये है थावरचंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल का लॉन्च किया है ना, ई लॉन्चिंग की है। चूँकि कोरोना का काल है तो कहीं भी आप फिजिकली प्रेजेंट होकर कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है कम से कम हो। तो ये ई लॉन्चिंग की है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए वो है गरिमा गृह, है ना। ये भी बनाने का प्रावधान किया गया है, अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका इस नज़रिए से, क्योंकि ट्रांसजेंडरों के लिए जो तृतीय लिंग कहते हैं हम लोग, उनके लिए काफ़ी कुछ अब सरकार कर रही है। उनको भी लिंग के रूप में मान्यता दी गई है और बहुत से सारे चीज़ों को उनके लिए अब जोड़ा जा रहा है ताकि वो भी उन सभी चीज़ों से वंचित ना हो जो कि आम जनता को मिलती है, राइट। तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 आया है, उसी के तर्ज पे ये सारे काम हो रहे हैं। और ये गरिमा गृह आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। 29 सितंबर 2020 को ये अधिसूचना
आया था, उसी के तहत ये सारे काम हो रहे हैं। राष्ट्रीय पोर्टल की जो शुरुआत हुई है वो वहाँ पे देखो, राष्ट्रीय पोर्टल बनाने का मतलब क्या हुआ, अब जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है वो डायरेक्ट ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। उन्हें कुछ चाहिए जैसे आधार कार्ड बनाना है या और कोई भी सुविधा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, तो वो डायरेक्ट इस पोर्टल पे जाके अपनी सूचनाओं को देकर वो चीज़ें प्राप्त कर सकता है। इनसे दो चीज़ें होंगी, एक तो उनको जल्दी से चीज़ें मिल जाएंगी कि भाई लाइसेंस बनवाना है तो भी वो वहाँ से लिंकअप कर सकते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय पोर्टल है। और दूसरी चीज़, उनकी प्राइवेसी खराब नहीं होगी, मतलब उनको जग जाहिर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को सोच के ये सब लॉन्च किया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गरिमा गृह, इसके बारे में जान लेते हैं। गरिमा गृह क्या है? तो गरिमा गृह बेसिकली ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो होंगे, लोग जो होंगे, उनके विकास के लिए ये घर बनाए गए हैं। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए आवास उनको दिया जाएगा और वहाँ उनको उनके हिसाब से, उनकी इच्छा के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो वित्तीय स्थिति में अपने आप को ला सके, कुछ स्किल सीख सके और आगे वो काम कर सके। तो ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है लोकहित के लिए। और ये आश्रम स्थल की तरह होगा। और इसको कौन चलाएगा? तो लक्ष्मण ट्रस्ट है एक, ये पूरे भारत में चलता है, इन्हीं के सहयोग से ये स्थापित होगा। और जगहों पे जहाँ पे इनकी पहुँच नहीं होगी वो अलग अलग एनजीओ या और किसी संस्था के माध्यम से इन घरों को चलाएंगे, इन आवासों को चलाएंगे और जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके लिए ये काम करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली अभी 13 जगहों पे ये चीज़ें बनाई जाएंगी। 13 शेल्टर होम, गरिमा शेल्टर होम स्थापित करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है, उसके बाद हो सकता है और बढ़े। और ये 10 शहरों में बनाया जाएगा। ये 10 शहर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके छत्तीसगढ़ का रायपुर भी शामिल है। तो रायपुर के साथ साथ और कौन कौन सा शामिल है? तो ये गुजरात का वडोदरा हो गया, नई दिल्ली हो गई, पटना हो गया, भुवनेश्वर हो गया, जयपुर हो गया, कोलकाता, मणिपुर, चेन्नई, फिर रायपुर आपका, फिर मुंबई। तो ये 10 शहर हैं जहाँ पे 13 ये जो गरिमा होम है ये स्थापित किए जाने वाले हैं। तो आपको ये याद में रखना है क्योंकि रायपुर भी इसमें शामिल है, रायपुर में भी ये बनेगा छत्तीसगढ़ के, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था बाघों की जो घटती संख्या है उसको लेकर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको दुगना करना है। तो सभी को अपना अपना टारगेट मिला था। तो ये पहला हमारे सर्कल का है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने ये अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है समय से पहले ही। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसको पीटीआर के तौर पे भी जानते हैं, ये है कहाँ पे? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश, ये भी ध्यान में रखना है। और इनको लक्ष्य मिला था 10 वर्ष में, 10 वर्ष में बाघों की संख्या को दुगनी करने का लक्ष्य मिला था, लेकिन मात्र 4 वर्षों में ही इन्होंने ये काम कर दिखाया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपना लक्ष्य अपने समय से पहले प्राप्त कर लिया है। तो ये इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2, मतलब टाइगर का दुगना करना। ये T गुणित 2 टाइप का है वो, ऐसा ये अवार्ड उनको दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, टाइगर्स ×2 है ना। तो ये बाघों को दुगना करना, इसी लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया है, इसलिए उनको ये अवार्ड मिला है। क्या स्थिति थी? तो 2014 में इनके पास केवल 25 बाघ थे और इन्होंने 2018 में आकर उनको लगभग 65, मतलब 65 कर लिए, दुगने से अधिक, 25 से जस्ट डबल करो 50, उससे भी 15 ज़्यादा है। तो काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है इनका, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है, 13 जो बाघ रेंज है देशों के, तो इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, इन सब में पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसने ये लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशियन कंट्री में भी इन्होंने टॉप किया है। और किसने ये अवार्ड दिया है ये भी आप जान लीजिए। तो UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत ये इनको अवार्ड दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इस सूचना के साथ इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यह है भारत का जो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है,
इसको मिल गया है इंटरनेशनल मान्यता जो मिल गई है, और इस तरीके से ये चौथा देश होगा जिसके नेविगेशन उपग्रह प्रणाली को मान्यता दी है। किसने? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसको आईएमओ के रूप में जानते हैं, इन्होंने इनको मान्यता दे दी है। तो दुनिया में केवल 4 ऐसे देश हैं जिनकी जो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, नौसैनिक उपग्रह प्रणाली, उसको ये अवार्ड, मतलब उनको ये मान्यता दी गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये किसको दिया गया? तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको आप IRNSS या नाविक के रूप में जानते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में नाविक के रूप में भी जाना जाता है, ये वाला नाविक। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ये भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट फॉर्म का जो फुल फॉर्म होता है वो। इसके अतिरिक्त, मतलब भारत अब चौथा देश है, तो इसके अलावा किनको ये मान्यता मिली हुई है, तो इनको भी ध्यान में रखना है। अमेरिका, रूस, ये 2 बड़े देश हैं आपके, उसके साथ चीन। तो चीन के बाद अब भारत भी इस जो सिस्टम है उसमें शामिल हो गया है, जिसको मान्यता मिली है। मतलब हमारा जो उपग्रह सिस्टम है, नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, वो इन देशों के समकक्ष है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये है निवार तूफान से रिलेटेड। निवार तूफान अभी हाल ही में परिचर्चा में रहा है, आप लोगों ने भी अखबारों में और न्यूज़ चैनलों में देखा होगा। तो बंगाल की खाड़ी में ये उठा है चक्रवाती तूफान, और काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ा है। कुछ राज्यों पे इन्होंने इम्पैक्ट भी डाला है। छत्तीसगढ़ में भी अभी बारिश हो रही थी, तो वो निवार का ही इम्पैक्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। लगभग 410 किलोमीटर की रफ्तार से ये आगे बढ़ा था। किस किस जगह से गया है, तो अगर आप इमेज देख पा रहे हैं तो ये लगभग इस तरीके से आगे बढ़ा है। और इसमें सबसे जो जानने योग्य बात है, क्योंकि हर बार जो तूफान आता है उसका नामकरण होता है, और उस नाम को कोई ना कोई देश सजेस्ट करता है, सुझाव देता है। ये एक लॉबी बनी हुई है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली किसी क्लास में परिचर्चा की थी, नामकरण का क्या इनका प्रोसेस होता है। तो इस बार ये नाम किसने सुझाया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये है ईरान। इसको आपको ध्यान में रखना है कि निवार तूफान किसके द्वारा नामित किया गया, किसके द्वारा नाम सुझाया गया है। तो ये ईरान, ये आपके लिए इस न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इस चक्रवात कहाँ कहाँ प्रभाव डाल रहा है, तो पुडुचेरी हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, जैसे कि ये फ्लो में दिख रहा है आपको जाता हुआ, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फिर ये समुद्री नौसैनिक अभ्यास से रिलेटेड है। ये है पहला जो है अंडमान सागर में आयोजित किया गया। दूसरा त्रिपक्षीय मतलब 3 देश इसमें शामिल हैं, और इसका नाम जो है, नाम है सिट मैक्स 20, मतलब 2020 का 20 लिया गया है, और सिट मैक्स इस आयोजन का नाम रखा गया। तो कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें है सिंगापुर, भारत और थाईलैंड। तो ये 3 देशों का ज्वाइंट वेंचर है नौसैनिक अभ्यास। ये शॉर्टकट में पूछता है डायरेक्ट, तो इसके तर्ज पे आपको ध्यान में रखना होगा कि किन किन देशों का ये आयोजन है। तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट में ही समझ में आ जाएगा। एस से ये लिया है सिंगापुर, आई से लिया है इंडिया, और टी से लिया है थाईलैंड। तो तीनों देशों के शॉर्टकट नाम है, और डायरेक्ट ही पूछता है। जब आपसे पेपर में पूछता है तो सिट मैक्स 20 किन देशों के बीच हुआ, या इसमें कौन सा देश शामिल नहीं था, तो आपको इसके नाम से ही ऐसा आपको ध्यान में रखना होगा, राइट। अब इसमें कौन कौन शामिल है, तो तीनों के जो नौसेना सिस्टम है उन लोग शामिल हुए, और कुछ कुछ युद्ध अभ्यास उन्होंने किया है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि सिट मैक्स से रिलेटेड कौन कौन से देश हैं वो आपको जानना चाहिए, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये भी युद्ध अभ्यास से रिलेटेड है। ये है सिम्बैक्स। अब वो था त्रिपक्षीय अभ्यास, और ये है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, राइट। और सिम्बैक्स में कौन कौन है, तो केवल भारत और सिंगापुर, इसमें थाईलैंड अब गायब है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सिम्बैक्स रिलेटेड है, सिम्बैक्स 20 भारत और सिंगापुर के 2 पक्षीय नौसैनिक अभ्यास से, जबकि सिटमैक्स जो था वो 3 पक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें भारत, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है, राइट। चलिए, तो ये कहाँ पे किया गया, तो ये अंडमान सागर में किया गया है। कब से कब चला ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं आपके लिए, 23 से 25 नवंबर, जितना कि ये देशों का किन किन देशों का वेंचर है ये आपको जानना जरूरी है, राइट।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये भी अभ्यास से ही है, नौसैनिक अभ्यास। और चूंकि अभी चाइना की स्थिति जो है बाकी जगहों पे देखें तो वो चीन सागर से हिंद महासागर की ओर अपना दबदबा बढ़ा रहा है, तो उस नज़रिए से, राजनीतिक कूटनीतिक नज़रिए से देखें, सामरिक नज़रिए से देखें, तो ये सारे जो सैन्य अभ्यास है महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान में आपको रखना चाहिए, राइट। तो मालाबार अभ्यास किसके बीच होता है, तो ये भारत और अमेरिका के बीच होता है, और ये इसका दूसरा चरण है। मतलब पहला चरण पहले हो चुका है, उसके बाद दूसरा चरण है इस साल का। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। तो ये कहाँ किया गया, तो अरब सागर में ही किया गया, उत्तरी अरब सागर में। और ये दूसरा चरण है, तो ये 17 से 20 नवंबर 2020 तक आयोजित किया जा रहा है। जबकि पहला कब हुआ था, तो 3 से 6 नवंबर, मतलब एक इससे जस्ट पहले हुआ, अब ये उसका दूसरा चरण है, राइट। और मालाबार अभ्यास चूंकि यूएस और इंडिया के बीच का है, तो ये 24वां संस्करण है। इसका संस्करण भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरे चरण के इस नौसैनिक अभ्यास में दोनों देशों के कुछ कुछ जो जहाज होते हैं वो जाते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं आपके लिए, जितना कि ये ऑपरेशन यूएस नेवी और इंडिया नेवी दोनों के बीच हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत और यूएस के बीच होने वाला ये मालाबार अभ्यास है, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये है G20 के अभी हाल ही में शिखर सम्मेलन हुआ है। ये था 15वां G20 सम्मेलन। ये कहाँ हुआ है, तो सऊदी अरब में हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही इसके बाद में भारत में भी ये G20 कार्यक्रम होने वाला है, और चूंकि कुछ फेरबदल किए गए हैं अभी हाल ही में इसका जो सीक्वेंस है, तो भारत में कौन सा वाला होगा, तो अब 18वां वाला जो है भारत में होगा। और भारत में कब होगा, तो ये 2023 में होगा भारत में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि भारत में जो आने वाला जो G20 शिखर सम्मेलन है वो कब होगा, किस वर्ष होगा, कौन से नंबर का होगा, तो इसको ध्यान में रखना है। इस सम्मेलन का जो थीम था वो था रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। तो ये सभी के लिए जो अवसर हो सकते हैं उसकी बात वो कर रहे थे। G20 दैट मीन्स 20 बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश, जो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो इसमें शामिल हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो G20 के जो सदस्य हैं वो नाम मैंने यहाँ दिए हुए हैं, जिनमें शामिल हैं जो देश जो हैं 20 जो देश, वो उनके नाम यहाँ पे आपके पास है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फिर यूरोपीय संघ जो हो गया, फिर फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया, फिर तुर्की और यूनाइटेड किंगडम, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 20 बड़े देश हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जिनकी, उनका ये एक सम्मेलन है, सभी का एक ग्रुप है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए सारे नाम। और इस न्यूज़ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कि भारत में कब होगा, है ना। तो 2023 में जो 18वां नंबर, क्योंकि ये 15वां हो गया, तो 16वां होगा इटली में 2021 में, 17वां 2022 में इंडोनेशिया, फिर 2023 18वां जो है आपके भारत में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये है LIC ने लॉन्च किया अपनी पहली डिजिटल ऐप आनंदा। तो ये आनंदा का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। LIC आप सभी जानते हैं, जीवन भारतीय जीवन बीमा निगम। तो आनंदा एक उनका पहला एप्लीकेशन है, ANANDA, और इसका फुल फॉर्म जो है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो ये एब्रीवेशन भी कभी कभी पूछते हैं। और LIC चूँकि भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की संस्थान है, भारतीय सरकारी संस्थान है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो ऐप बना है तो इसका आपको फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है। LIC की स्थापना जो हुई थी इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा फैक्चुअल चीज़ है। 1 सितंबर 1956 में स्थापित हुआ है, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में अवस्थित है। ये भी अब इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनको भी आपको पढ़ के रखना चाहिए, मुंबई महाराष्ट्र। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो MR कुमार साहब हैं, तो इनका नाम भी अभी इम्पोर्टेंट है, इनको भी ध्यान में रखिएगा, राइट। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये है भारत की GDP में आई
7.5% की गिरावट। तो ये हाल ही में आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको NSO के रूप में शॉर्टकट में आप जानते हैं, इसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार है। तो ये सेकेंड क्वार्टर दैट मीन्स मार्च से हमारी जो इकोनॉमी की ईयर मानते हैं वर्ष, वो चालू होता है मार्च से मार्च। तो मार्च से अगर पहला 12 महीने होते हैं आपके वर्ष में, तो उसको 4 क्वार्टर में बांटा गया है। तो 4 क्वार्टर के लिए आपको मतलब 3-3 महीने का बंच मिलेगा। 3 × 4 करोगे तब ये 12 के बराबर होगा। तो 4 क्वार्टर है, उसमें से पहला क्वार्टर मार्च, अप्रैल और मई, है ना। तो इस तरीके से चलता है ये 3-3 महीने के क्वार्टर में। उसी तरीके से ये जो दूसरा तिमाही है अभी वाला, जुलाई से सितंबर वाला, इसका ये आंकड़ा है। तो ये आंकड़ा आपको वैसे याद रखना है कि दूसरे तिमाही के अनुसार इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 7.5 की गिरावट आई है हमारे GDP में। तो ये देख लेते हैं क्या है। इसका बेस वर्ष आपको पता है 2011-12 माना जाता है। 2011-12 के अनुसार जो कीमतें हैं वो कुछ घटी है, मतलब वैल्यूएशन जो घटा है वो पिछले माह में, मतलब इससे पिछले वर्ष के तुलना में उस समय 4.4% बढ़ा था, लेकिन अभी वाले में ये 7.5% घटा है। तो ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है, प्रतिशत वाला। बाकी आपके काम के उतने विशेष नहीं, लेकिन चूंकि न्यूज़ में है तो सारे आंकड़े आपके पास अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये है दिवस, इम्पोर्टेंट दिवस के रूप में। तो भारतीय संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे जो कहते हैं, ये 26 नवंबर को हाल ही में मनाया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट, भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी को ही हमने संविधान को अपनाया था। तो किस दिन? 1949 में। तो उसी के याद में ये मनाया जाता है तिथि। पहले इसको कानून दिवस के रूप में मनाते थे, फिर अब इसको संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कब से हम इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये है 19 नवंबर 2015 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 125वीं जयंती थी, और उसी दिन की घोषणा के बाद से, मतलब 2015 के बाद से ये संविधान दिवस के रूप में मनाना आरंभ किया गया है। इससे पहले क्या मनाया जाता था? इसको कानून दिवस के रूप में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये है ये भी दिवस से संबंधित, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस या मिल्क डे जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय नेशनल। ये हो गया 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर श्वेत क्रांति के जनक के रूप में आप डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जानते ही हैं, और उन्हीं के जन्म जयंती को मनाया जाता है। मतलब उनकी जो जन्म तिथि है वो 26 नवंबर है, और उन्हीं को समर्पित ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कब से मनाया जा रहा है? तो 2014 से ये मनाया जा रहा है। अब लगातार ये मना ही रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, राइट। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये है जो, ये तो हो गया हमारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इसके अलावा विश्व दुग्ध दिवस या अंतरराष्ट्रीय तौर पे देखें तो ये कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। तो दोनों ही तिथि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा राष्ट्रीय वाला जो है 26 नवंबर, ये हम डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। जबकि अगर विश्व दुग्ध दिवस की बात करें, दूध के प्रति जागरूकता, दूध कितना महत्वपूर्ण है सभी के लाइफ के लिए, ये सब बताया जाता है इस दिन। तो ये बनाया जाता है 1 जून को। तो ये भी तिथि आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट। चलिए तो चलते हैं। अब जो अगला संदर्भ है हमारा आज की क्लास का, वो है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। इससे पहले आपने भारतीय संदर्भ के सारे जो तथ्य है वो जाने। अंतर्राष्ट्रीय में क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है ये है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी कर दिया गया है। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग दैट मीन्स रहने के लिए जो शहर है वो कितने महंगे हैं या कितने वहाँ पे सस्ते हैं, इसका वैल्यूएशन होता है, और हर साल ये जारी होता है। और विश्व में सबसे महंगा सिटी, मतलब आप अगर वहाँ जाएं और आपको घूमना फिरना है, रहना भी है, तो वहाँ की सबसे ज़्यादा महंगा शहर कौन सा है पूरे विश्व में, ये उसकी काउंटिंग करता है, उसकी रैंक जारी करता है, राइट।
तो इसमें शहरों का पैमाना लिया जाता है, शहरों को मापा जाता है, शहरों में अलग अलग वस्तुओं को देखा जाता है कि पर्टिकुलर एक शहर में उसकी कीमत कितनी है और उसी के आधार पे ये रैंकिंग तय होती है। तो इस बार 133 शहरों को लिया गया था और उन्हीं पे ये सारे जो आधार हैं वो लगा के ये रैंक जारी की गई है, जिसमें सबसे महंगा जो शहर है अभी वो है हांगकांग चाइना का, उसके बाद पेरिस फ्रांस का, दैट आफ्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। ये सबसे महंगे टॉप 3 शहर हैं जहाँ पे रहने जाएंगे आप तो सबसे महंगी चीज़ें आपको मिलेंगी, सब वस्तुओं के दाम ज़्यादा महंगे मिलेंगे, राइट। जबकि सबसे जो सस्ते शहर हैं विश्व में वो है दाशमिक, ये सीरिया कंट्री का है, जबकि टास्केंट ये उज्बेकिस्तान का है और लुसाका ये जाम्बिया का एक शहर है। तो ये 3 सबसे सस्ते शहर हैं, यहाँ आप रहने जाएंगे तो आपको कम कीमतों पे चीज़ें अवेलेबल होंगी, राइट। तो इसमें से टॉप वाले आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी एज अ न्यूज़ ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी, जो इस की रैंकिंग जारी करती है उस संस्था का। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये रैंकिंग जारी करता है और इसका मुख्यालय जो है लंदन पे है, राइट। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, राइट, जिसको ट्रेस के नाम से जाना जाता है, ट्रेस 2020। ये जारी हो गया है और भारत का स्थान इसमें 77वें नंबर पे है। मतलब भारत जो है रिश्वत के मामले में, रिश्वत जोखिम मतलब जो रिश्वत कहते हैं भ्रष्टाचार का एक पहला आयाम, उसमें वो 77वें नंबर पे है। तो काफ़ी हाई करप्शन हमारे यहाँ दिखता है इस आंकड़े के हिसाब से। चलिए जान लेते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो भारत 45वें मतलब 77वें स्थान पे है और उसको 45 पॉइंट मिले हैं, 45 अंक के साथ वो इस 77वें पोजीशन पे है और इससे पिछले साल वो 78वें पोजीशन पे था। तो एक ही का कम ज़्यादा हुआ, तो कुछ विशेष चेंजेस भारत में नहीं दिखते हैं, करप्शन अभी भी है, राइट। और आसपास अगर पड़ोसियों से तुलना कर लें आप तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और चीन के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन है, बट हमसे भी ज़्यादा अच्छा हमारा पड़ोसी मित्र एक है भूटान। ये अपने रैंक को अच्छा सुधारा है और ये 48वें स्थान पे है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट देखिए, मतलब भारत जैसा बड़ा देश और 77वें पोजीशन पे है। भूटान जानते हैं छोटा सा देश, लेकिन वो करप्शन के मामले में हमसे कम है। मतलब जिसका पोजीशन इस पे कम होता है वो करप्शन के मामले में कम होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इस सूचकांक में अगर आप बात करें तो उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सूडान, वेनेजुएला, इटीरिया, ये सबसे ज़्यादा जोखिम वाले, मतलब जहाँ ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है वो वाले देश हैं। और टॉप में बात करें तो डेनमार्क टॉप पे है, डेनमार्क, फिर नॉर्वे, दैट आफ्टर फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड। तो सबसे बुरी स्थिति जो है उत्तर कोरिया की है और सबसे अच्छा स्थिति जो है डेनमार्क है। डेनमार्क पहले स्थान पे, मतलब यहाँ करप्शन ना के बराबर है, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये है बुकर पुरस्कार से संबंधित। बुकर पुरस्कार आपको पता है ये दिया जाता है इंटरनेशनल, जो लोग जो है साहित्य पे किताबें लिखते हैं तो किसी लेखक को मिलता है, ये इंटरनेशनल पुरस्कार है। इस बार किसने जीता है तो डगलस स्टुअर्ट साहब ने जीता है। ये स्कॉटिश लेखक हैं, स्कॉटलैंड आप जानते हैं, वहाँ के ये लेखक हैं उसी देश के, और इनको मिला है इस साल का जो बुकर पुरस्कार है। तो इनकी एक फिक्शन किताब है कला साहित्य से संबंधित, तो वो क्या है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, ये है शुगी बैन, है ना, शुगी बैन ये किताब है, इसी के लिए इनको ये सम्मान मिला है। तो इनका नाम और इनके किताब का नाम, ये दोनों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये दोनों इस न्यूज़ में आपको ध्यान रखना ही है, राइट। बाकी बुकर पुरस्कार के बारे में आप लोग सब जानते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें और मैंने ऐड किए हैं, आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें क्या मिलता है तो लगभग 50,000 पाउंड, ये आपका अमेरिकी डॉलर में अगर इसको देखें पाउंड जो है तो ये लगभग 66,000 अमेरिकी डॉलर के जितना होता है, इतनी राशि इस पुरस्कार के रूप में दी जाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
ये है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन शब्द, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन शब्द को दिया है इस बार वर्ड ऑफ द ईयर 2000 की मान्यता। मतलब क्वारंटीन शब्द हम लोग भी कोरोना आने के बाद ही इतना ज़्यादा उससे परिचित हुए हैं। क्वारंटीन का मतलब आप सभी को अब आज के डेट में पता है, किसी को किसी से ना मिलने दिया जाए। क्वारंटीन मतलब अगर आपको क्वारंटीन किया गया है तो आप एक जगह पे रहेंगे, अपने घर पे हो चाहे कहीं भी आपको क्वारंटीन सेंटर पे रखा गया, और आप किसी और से नहीं मिलेंगे क्योंकि कोरोना का संक्रमण किसी और को ना फैले। तो ये शब्द जो है वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा खोजा गया, और इसके इस अर्थ के रूप में मतलब किसी को घर में इस तरीके से रखना, ये एक नया इसका मीनिंग था। तो इस बार जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसने ऐड किया है इसके मीनिंग को, और इस शब्द को चूंकि सबसे ज़्यादा खोजा गया था वर्ल्ड वाइड तो इसको ये मान्यता दी है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये है इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड। तो ये है विश्व दर्शन दिवस। दर्शन मीन्स फिलॉसफी। ये मनाया जाता है 19 नवंबर। तो ये तिथि आपके लिए इम्पोर्टेंट। अब कब मनाया जाता है? तो नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को, जब भी जिस साल का, इस साल का जैसे तीसरा गुरुवार जो है पड़ा 19 नवंबर को, तो इस बार यहाँ मनाया गया। अगले साल किसी और तिथि पे पड़ेगा। तो ये तिथि आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान ना रखें तो भी चलेगा। बाकी ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है। अब ये क्या चीज़ को के लिए मनाया जाता है? तो ये अकादमिक आदान प्रदान को प्रोत्साहन करने के लिए और वैश्विक मुद्दों के समाधान में दर्शन के उपयोग, दर्शन के ज्ञान के उपयोग और इसके योगदान के महत्व को बताता है, राइट। वर्ष 2005 में ये आरंभ किया गया था, तब से ये अब मनाया जा रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, विश्व मत्स्य दिवस या मछली दिवस, वर्ल्ड फिशरीज डे। ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। काफ़ी इम्पोर्टेंट, इस बार भी मनाया गया और हर जगह पे इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम होते हैं। छत्तीसगढ़ में भी हुए, भारत में भी हुए। तो उनके क्या क्या कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में हुए वो हम छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में देखेंगे। बाकी दुनिया भर में ये मछुआरा जो समुदाय होता है, जो मछली पकड़ने का बेसिकली काम करते हैं, उनसे रिलेटेड योजनाएं और उनके हित के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है 21 नवंबर को। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, राइट। और ये इस बार चौथा विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी चीज़ें जो हैं मछली से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हम मत्स्य से रिलेटेड किसी भी सरकार की, तो वो सब इसमें प्रमोट किए जाते हैं। मछुआरे समुदाय को इस दिन सम्मानित भी किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट। तो चलिए चलते हैं। अब तक आपने जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में जो चीज़ें देखी, उनके कुछ संभावित प्रश्न हम लोग करते हैं, जैसा वो कर लेते हैं। आप फटाफट इसके जवाब देने की कोशिश करिएगा। मैं एक तरफ से प्रश्नों को पढ़ता हूँ। पहला जो प्रश्न है ये है रिलेटेड, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो प्रश्न पूछ रहा है उसका पोजीशन कौन सा है 500 शक्तिशाली कंप्यूटर में। तो आपके पास ऑप्शन ए है 43, ऑप्शन बी कहता है 53वां स्थान, ऑप्शन सी कहता है 63वां स्थान, या ऑप्शन डी 73वां स्थान। तो सही उत्तर बताएं, आपके पास समय है, राइट। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने राज्य में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट का गठन करने का निर्णय लिया है? तो बेसिकली गौ कैबिनेट किस राज्य द्वारा बनाया जा रहा है या बनाया गया है, ये पूछ रहा है प्रश्न। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर चुनिए, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया जाएगा? तो बेसिकली एशिया में पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल या कपड़ा मिल का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी उड़ीसा। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल, सही उत्तर चुनना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के सम्मान में बनाई गई शांति की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया? हाल ही में इसका अनावरण किया गया है, किस राज्य में किया गया है, ये प्रश्न मांग कर रहा है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर आपको चुनना है, राइट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये डे वाले क्वेश्चन है, किस दिन पे ये मत्स्य दिवस मनाया जाता है ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ऑप्शन ए 19 नवंबर, ऑप्शन बी 20 नवंबर, ऑप्शन सी 21 नवंबर या ऑप्शन डी 22 नवंबर। तो ये भारत और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ से संबंधित 5 क्वेश्चन है। इनके फटाफट आप उत्तर दे पा रहे होंगे इस क्लास के बाद, मैं उम्मीद करता हूँ।